नाज़रीन, आप देखें रेड लाइन इस्लामाबाद स्टूडियो से। पाकिस्तान में आज भी कुछ बड़ी बड़ी खबरें बनी। कानून आइन के मामलात डोमिनेट करते रहे। चीफ जस्टिस बंदयाल फैसले का इंतजार करते रहे, मगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई की सजा मुअत्तली पर समाअत कल तक मुलतवी कर दी। मरियम नवाज कहती हैं, कानून और इंसाफ के चेहरे को सास और बच्चों की खातिर मस्ख करने पर उमर अता बंदयाल तारीखी बदनामी साथ लिए जा रहे हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सदर अलवी के खत का जवाब देते हुए कहा है कि इंतखाबात की तारीख का फैसला हम करेंगे, सदर से मुलाकात का कोई फायदा नहीं। इंतखाबात में ताखीर के बाद नवाज शरीफ ने भी वतन वापसी का फैसला अक्टूबर-नवंबर तक मुलतवी कर दिया। निगरान हुकूमत के 14 रोज में डॉलर 13 रुपए महंगा होकर 300 की भी हद क्रॉस कर गया। नाज़रीन, आपने नोट किया होगा प्रोग्राम का टाइटल हमने दिया है तोशाखाना टूर्नामेंट, और हम जेन्युइनली ये समझते हैं कि एक टूर्नामेंट में तब्दील हो चुका है। बदकिस्मती से इसका सेमीफाइनल, इसका क्वार्टर फाइनल और इसका फाइनल, उसके बारे में हमें कुछ नहीं पता, लेकिन खेल ही जा रहे हैं। रोज़ाना आपको ऐसे ऐसे पेचोखम नज़र आते हैं कि खुदा की पनाह। आज तो सुप्रीम कोर्ट से पीटीआई वालों ने ऐसी तवक्कुआत लगाई हुई थी कि जैसे अभी रिलीफ मिली और अभी इमरान खान को उन्होंने भेजा कि जेल से उनको निकाल के लाएं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी तवक्को की जा रही थी कि सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के मुताबिक वो जल्द से जल्द फैसला करेंगे, लेकिन अब मामलात जो हैं वो कल पर चले गए हैं। कल जुमा है, फिर हफ्ता है, फिर इतवार है। तो हम परेशान हैं कि इसका मामले का अंजाम क्या होगा। सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन को कंट्रोल कर रही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कह रही है कि सेशन कोर्ट को डायरेक्ट करें, और बीच में मामला फंसा हुआ है इमरान खान के केस का। हमारे पास इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में गरीदा फारूकी मौजूद है, उनका शुक्रिया। अताउल्लाह तारड़ साहब मौजूद हैं, उनका भी शुक्रिया। हसन रज़ा पाशा साहब, चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी पाकिस्तान बार काउंसिल, आपका भी बहुत शुक्रिया। आज आपने एक धुआंधार किस्म की स्टेटमेंट का इजरा किया, सुप्रीम कोर्ट को भी बताया और ये भी बताया कि सेशन कोर्ट से जो फैसला है इमरान खान के हवाले से उसमें क्या हुक्म था आपका। सेनेटर शहादत अवान साहब पीपल्स पार्टी की तरफ से हमें कराची से ज्वाइन कर रहे हैं, उनका भी शुक्रिया। क्विकली अगर मैं आपसे पूछ पाऊँ तारड़ साहब, कहाँ पे जा रहा है मामला? मतलब एवरीडे हम समझते हैं कि आज कुछ कल्मिनेशन हो गई, लेकिन नहीं होती। देखिए, हर चीज़ की एक तरतीब है ना। क्वार्टर फाइनल के फैसले के बगैर सेमीफाइनल नहीं हो सकता, ठीक। सेमीफाइनल के फैसले के बगैर फाइनल नहीं हो सकता। यहाँ पे तरतीब उल्टी है। अभी सेमीफाइनल का खेल जारी है, वहाँ पे फाइनल के खेल का आगाज़ कर दिया। अब ये नहीं हो सकता कि अपील और सेंटेंस सस्पेंशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जारी है और वो ऑलमोस्ट डे टू डे है, यानी उसमें कोई लंबी तारीखें नहीं डाली जा रही। मगर सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसी पिटिशन जो इनफ्रक्चुअस थी, जिसके अंदर जो प्रेयर मांगी गई है उसका वक्त गुजर चुका है, उसको लगा के आज यहां तक पूछ लिया कि जेल में जो हालात है उसकी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई जाए। देखिए, मैं ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की खिदमत में ये अर्ज करना चाहता हूं, अगर आप जाने से पहले, रिटायरमेंट से पहले रिलीफ का अंबार लगाना चाहते हैं, ज़रूर लगाएं, आपका हक है। आपका महबूब कायद है, आपकी मदर लॉ उनके जलसों में जाती हैं, आपके साथी जज जो बैठे हैं मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब, उन पे जो एलिगेशंस हैं, खुदा की पनाह है, ये सारी चीज़ें अपनी जगह पे, मगर तरतीब ठीक रखें। उन्हें क्या सी ना कि वो मंजी ना दो, तरतीब ठीक कर लो, तो कम से कम तरतीब ठीक कर। आई वाज होपिंग कि आप ये कोर्ट नहीं करें, बट लेट्स सी, आपकी तरफ से आज बयान आया जिसके अंदर आपने ये जिक्र किया कि सुप्रीम हर अदालत को अपने दायरा कार के अंदर काम करना चाहिए, लेकिन साथ आपने इमरान खान की सजा से मुतल्लिक हुक्म का भी जिक्र किया। जरा बताइएगा कि ये दोनों मामलात अगर दुरुस्त हैं तो फिर गलत क्या है? देखिए तलत साहब, बात ये है कि जिस दिन ये फैसला हुआ सज़ा का, एडिशनल सेशन जज साहब ने किया, हमने तकरीबन हर चैनल पे जहाँ जहाँ मुझे मौका मिला मैंने ये बात की कि एक तो इंतहाई उजलत दिखाई दे रही थी जो कि नहीं होनी चाहिए थी। दो दफ़ा हाई कोर्ट ने रिमांड किया कि जी आप इस पे मेंटेनेबिलिटी के हवाले से, और TORs बना के दिए कि इसके मुताबिक करें, उन्होंने नहीं किया। इस तरह नहीं करना चाहिए था। पहली दफ़ा 7 दिन का टाइम दिया, आपने तीसरे दिन कर दिया, छठे दिन कर देते तो क्या हाल? आपने आज कहा बुनियादी तौर पर आप कहते चले आए हैं। फिर जब फैसला आया और उस पर सबसे बड़ा जो
क्वेश्चन मार्क था वो ये था कि जब 342 की स्टेटमेंट हुई उसमें जज साहब ने स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा कि क्या आप डिफेंस में एविडेंस पेश करना चाहते हैं, और उसने कहा कि जी मैं करना चाहता हूं। तो एविडेंस ले लेनी चाहिए थी, उसका राइट एक्रू हो गया था, और आपने एविडेंस रिकॉर्ड ना करके ज्यादती की है। सुप्रीम कोर्ट इसको रेक्टिफाई क्यों ना करे? मतलब ओवर आर्चिंग कोर्ट है, मैं वैसे कह रहा हूं, तो उसको क्यों रेक्टिफाई नहीं, उस पर आप क्यों एतराज कर रहे हैं? ये सुप्रीम कोर्ट तब करती जब सुप्रीम कोर्ट के पास जजमेंट आई हुई होती और वो अपील आई हुई। लेकिन वो इंतजार तो कर रहे हैं ना। नो, एपेलेट कोर्ट जो है उसके पास मामला पेंडिंग है, और एपेलेट कोर्ट ने उस पर नोटिस इशू किया। एडमिट करने के बाद फिर जो एप्लीकेशन थी सस्पेंशन ऑफ स्टे, सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस, उस पर भी नोटिस इशू किया। उसकी समाअत परसों थी, परसों से कल पे आई, यानी आज पे आई। सिर्फ एक दिन की डेट दी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील साहब ने 2 हफ्ते मांगे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, एक दिन की, और वो आज उसकी समाअत थी। तो आज उसकी हियरिंग हुई, कल उन्होंने फैसला करना है। हम ये समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह के कल मामले को टेकअप किया तो वो इन्फेक्चस हो गए थे मामला, क्योंकि इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर्स थे, उनके खिलाफ जो अपीलें आई नहीं करना चाहिए था उनको, वो सारी जो है मर्ज हो जाती हैं फाइनल जजमेंट में। जरा मैं सेंटर साहब के पास जाऊंगा। सेंटर साहब, सियासी मामला भी है ये, पहली मरतबा नहीं हुआ कि अदालत उज़्मा के जो जज साहबान हैं उनको किसी तनाज़े के साथ जोड़ा जाए, लेकिन जिस तरीके से ख़ानदानी हवाले दिए जा रहे हैं, मैं ट्वीट्स भी देख रहा हूँ, और जिस तरह आज इमरान खान की हमशीराएँ भी वहाँ पर जाके मौजूद थीं, एक ऐसा माहौल बन गया, लगता है ये ख़ानदानी लड़ाई है। तो ज़रा मैं पहले आपका व्यू इसके ऊपर जानना चाहूँगा कि ये ख़ानदानी लड़ाई का जो तस्वर है कि एक तरफ बंदयाल का ख़ानदान खड़ा हुआ है, दूसरी तरफ जो है वो शरीफ का ख़ानदान खड़ा हुआ है, तीसरी तरफ एक केस लगा हुआ है, ये ख़ानदानी लड़ाई का तासुर है। तला साहब देखें, बात ये सीधी सी बात है, ये एक क्रिमिनल केस है, जिस केस के अंदर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस थी। एक ऑनरेबल जज साहब ने जो हमारी जुडिशल पॉलिसी है उसके बैन जल्द केस का फ़ैसला किया। तो केस डिले होते हैं तो आप साफ़ी लोग और अवाम शोर करते हैं, जल्दी होती है तो लोगों को एतराज़ जो है, लोगों के एतराज़ात हो जाते हैं। बात ये है, इस वक्त इशू ये है कि अमूमन मैंने तो अपनी प्रैक्टिस में देखा है, तो ये मेरे ख़्याल में पाशा साहब भी इस बात की तायद करेंगे कि अगर कोई इस किस्म का कोई सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में या कहीं कोई पिटिशन पेंडिंग होती है और जजमेंट आ जाते हैं, तो ऑनरेबल कोर्ट्स ये ऑर्डर करती हैं कि ये तमाम पॉइंट्स वकील साहब आप जाके अपनी अपील के अंदर करेंगे। और बाज़ दफ़ा अगर बहुत ज़्यादा मेहरबानी करती हैं तो ये कह देती हैं अपीलेट कोर्ट को कि भाई आप इनकी जो कंटेंशन है इसको भी कंसिडर करेंगे उस वक्त। बाकी रह गया टेक्निकलिटीज़ की बात, टेक्निकलिटीज़ बिल्कुल हो सकती हैं, वरना तो आप ये देख लें कि जजमेंट भी जो है उनकी गैर हाज़िरी में हुआ। जो है हमारे पास सेक्शन 366(2) है CRPC की, वो भी कहती है मुलजिम की मौजूदगी में हो, मुलजिम को ट्रांसलेट करके दें, मुलजिम को कॉपी दें, तो वो भी उनकी अदम मौजूदगी में जो है सिलसिला हो गया। उनकी गैर हाज़िरी तो माफ़ नहीं थी। मतलब ये सारे के साथ टेक्निकलिटीज़ अपनी जगह हैं। अमूमन अगर इस किस्म की सूरत हाल होती है कि किसी के लिस्ट नहीं ली जाती, किसी के गवाह नहीं लिए जाते, तो अपीलेट कोर्ट ये कह देती है कि नहीं जी, इस स्टेज के ऊपर से ये केस हम रिमांड बैक करते हैं। वो तो ऑनरेबल हाई कोर्ट के 2 जजेस बैठे हैं। देखिए टेक्निकल मामला वो आपके पास, मैं सिर्फ इस इंप्रेशन के बारे में जानना चाहता हूँ कि टेक्निकल मामला से, कोर्ट की जुरिस्डिक्शन के मामला से, केस की कदर कीमत के मामला से, प्रोसीजरल हुक्म के मामला से ये मामला आगे चला गया है। लगता है कि एक तरफ बंदयाल साहब जो हैं वो जोर लगा के खड़े हुए हैं कि जी बस मैंने ख़ास अंदाज से इस केस को तय करना है, दूसरी तरफ से जोर लगाया जा रहा है कि भाई आप ऐसा करेंगे तो फिर आप अपनी रेपुटेशन को ख़राब करेंगे। ये इमेज जो है ये गैर मामूली है कि नहीं? देखें, मैं आपको ये सूरत हाल बताऊँ। बात ये है कि ये तो तलब साहब एक बिल्कुल आपके सामने बजाया कि जिन लोगों के 50,000 केसेस, 50,000 केसेस जिन लोगों के पेंडिंग वहाँ पे पड़े हुए हैं और जिन्होंने वकील किए हुए हैं, उनका 4-4, 6-6 साल से उनका नंबर नहीं आ रहा, वो तो ये एतराज़ात उठाते हैं, लोगों के दिल में शक व शुबहात भी जाते हैं। और ये वाला सिलसिला के जो थोड़ा बहुत मैं समझता हूँ कि आम बार पे लोगों का एतराज़ मतलब ये पैदा होना बिल्कुल लाजिम था कि कल हम इंतज़ार करेंगे कि वहाँ फ़ैसला आए, सज़ा को कल इसको अपील को सुना जाना चाहिए। ये तो शुक्र है कि इस फैसले की रोशनी में ऑनरेबल अपीलेट बेंच के जो जजेस थे उन्होंने ये नहीं कह दिया कि भाई हमारे ख़िलाफ़, चूँकि इम्प्रेशन ये जाएगा कि हमने प्रेशर में आके किया,
और बाज़ दफ़ा ये मुझे तो ये इम्कान था, अंदेशा था कि ये बेंच ना कहीं टूट जाए, बेंच टूट जाता तो क्या होता। लेकिन अब एक और मैं सिलसिला बताऊं कि ये ठीक है 28 तक के लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो रिपोर्ट मांग ली है या केस को रख लिया है, लेकिन इतने बड़े आर्गूमेंट्स हुए हैं आज, मतलब डिफेंस काउंसिल के आर्गूमेंट चले, कल जो है इलेक्शन कमीशन के चलेंगे, तो ऑनरेबल जज ने कोई ऐसा तो नहीं है कि पेपर जो प्रिंटर में से निकाल के दे देना, उन्होंने आर्गूमेंट देखने हैं और अपना जजमेंट लिखना है, उस पर ऊपर डेट जाएगी। एक ऐसी तफसील के अंदर कि ये चीज़ें पेश नज़र जी, ऐसी तफसील के अंदर हम चले गए, लेट मी ब्रिंग इन गरीदा को, लेट मी ब्रिंग इन गरीदा है। ऐसी तफसील में हम चले गए हैं जिसके अंदर कोर्ट अब ये भी जानना चाह रही है कि इमरान खान के लिए सहूलियात जेल में किस किस्म की हैं, जिसके ऊपर रद्द-ए-अमल आता है आपकी जमात की तरफ से कि भाई जब हमारे लीडरान के बारे में आप खुद ही फैसले कर रहे थे तब तो आपने इस किस्म का एहतमाम हुज्जत नहीं किया। फिर बार की तरफ से ये इशू आता है कि भाई आप क्यों इतनी जल्दी कर रहे हैं। सारा निज़ाम जो मुझे लगता है एक केस ने हाईजैक कर लिया। व्हाट्स योर टेक? ये बिल्कुल दुरुस्त बात है, लेकिन मैं 2-3 चीज़ें पहले गुजारिशात करना चाहूँगी। एक तो आज लतीफ़ खोसा उन्होंने, जो इमरान खान साहब के वकील हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ी हैरानकुन बात बताई। उन्होंने कहा कि चेयरमैन PTI की जो सज़ा है वो सदर मुमलिकत ने 14 अगस्त को 6 महीने कम कर दी है। सदर ने अपना राइट जी उन्होंने अक्रॉस द बोर्ड किया, उनका ख्याल है कि उसमें वो भी उससे हाँ कि वो भी उसमें शामिल हो गए हैं। तो ये एक बड़ी अनोखी चीज़ है, बड़ी हैरानकुन चीज़ है, इसकी कंफर्मेशन आनी चाहिए। शुक्र है खोसा साहब ने ये नहीं कह दिया कि वो जो रिलीफ है उनको पहले महीने से जारी की जाए ताकि वो बाहर आ जाए। आज हमारे साथ हसन रजा पाशा साहब हमारे प्रोग्राम में थे और अहमद अवैस एडवोकेट साहब भी थे। तो अहमद अवैस साहब ने बड़ी एक इंटरेस्टिंग वहाँ पे कहानी सुनाई कि सिंगापुर में एक अमरीकी लड़के को सज़ा हो गई थी। अमेरिका के सदर ने सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर को रिक्वेस्ट की कि जी सज़ा माफ़ कर दें वगैरह वगैरह। कोई इसने जुर्म किया तो उस अमरीकी लड़के ने सिंगापुर में, लेकिन फिर भी वहाँ पे रूल ऑफ लॉ इतना मजबूत था कि उन्होंने सज़ा नहीं ख़त्म की। अमेरिका के कहने पर भी सिर्फ एक कोड़ा कम कर दिया। तो वो हम वहाँ पर ये बात वहाँ पर हम ये गुफ्तगू कर रहे थे कि फिर पाकिस्तान में भी सुप्रीम कोर्ट शायद एक दिन की कमी कर दे, लेकिन यहाँ पर तो चेयरमैन PTI की। दूसरी चीज ये कि आज पाकिस्तान बार काउंसिल ने बड़ी जबरदस्त बातें की हैं सुप्रीम कोर्ट के बाहर, आईना दिखाया है। लेकिन मैं एक सवाल सुबह से पूछ रही हूँ हसन रजा पाशा साहब से कि आपने ये तो कह दिया कि जी एक जमाने में ये कोर्ट शरीफ कोर्ट के नाम जानी जाती थी, तो आज कोई और नाम ना दिया जाए, आज क्या नाम है? तो हसन साहब हमेशा मुस्कुरा रहे हैं, बता नहीं रहे सुबह से मुझे उस सवाल का जवाब। नाम दूं? आपने पहला नाम तो दिया, पहला नाम तो आप लोगों ने दिया, पहला नाम वो चला था। नहीं अता तारा साहब मुझे पता क्या नाम देंगे, लेकिन हसन पाशा के नाम अगर आप सियासी लोग जाने के रूल ऑफ लॉ अब है रूल ऑफ मदर इन लॉ, ये इतना तो फर्क जरूर आ गया है। तो शरीफ कोर्ट जो कब कहा जाता था? बहुत अरसा पहले कहा जाता था। वैसे मैंने एक मिसाल कोट की है और देखें बात ये है कि लेकिन अब क्या नाम दिया जाता है? बताएं ना पाशा साहब। जब हम आपने पूरा प्रोग्राम किया, वो सवाल मेरे प्रोग्राम में पूछ रही हैं, आप जवाब बता देना। मैं सुबह से पूछ रही हूँ इनसे कि अब क्या नाम दिया जा रहा है। अच्छा मैं अर्ज करता हूँ, आप मुझे फिर अगले प्रोग्राम में बुलाएं, वहां पे मैं आपको तला साहब वाले प्रोग्राम I can hand over my mic to her. आपका प्रोग्राम है only to get the answer. आप सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट वाला काम ना करें। देखें तलत साहब सब लोग बोल रहे हैं, मुझे भी हिस्सा डालने दें। डालें हिस्सा डालें। सब लोग बोल रहे हैं ये मॉनिटरिंग कोर्ट का नाम आप दे दें, मॉनिटरिंग कोर्ट का नाम दे दें तो बेहतर है। नहीं सर, वो उन्होंने कहा था कि शरीफ कोर्ट कहा जाता था एक जमाने में, तो जब सियासी नाम दे रहे हैं, देखिए वो होता था ना, कैंगरू कोर्ट होता था, शरीफ कोर्ट होता था, तो अभी कोई और भी नाम आ जाएगा, मैं ये कह रहा हूँ। और आपने मदर इन लॉ का अपना नहीं कोई और नाम है, नहीं एक और तारड़ साहब बड़ी क्रिएटिव माइंड रखने वाले हैं, हो सकता है। क्या ये कंपैरिजन फेयर है कि पहले जो हो रहा था और आजकल जो हो रहा है, ये कंपैरिजन फेयर है? जरा इसके ऊपर बात करें। देखिए तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ इतना ब्लेटेंटली। जब ऑनरेबल चीफ जस्टिस गुस्से में आए और उन्होंने कहा कि मिस्टर अमजद परवेज आप क्या कह रहे हैं कि जो अक्यूज्ड है वो रेमेडीलेस नहीं है, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस चल रहा है। नजर आ रहा है आपको? कहां पे है, दिखाएं मुझे। ही हिट द रूफ, आंखें उनकी लाल हो गई, चेहरा लाल हो गया और उन्होंने कहा कि मैं रिलीज कर दूंगा 1 घंटे के अंदर, मैं 1 घंटे के अंदर इसको रिलीज कर दूंगा। यानी ऐसा गुस्सा, ये तो आपकी कोई पर्सनल फीलिंग्स हो, कोई दिल का लगाव हो, को घर से प्रेशर हो, तो आप इतना गुस्सा किसी वकील के ऊपर छोटी सी बात पे करते हैं। आर्गुमेंट क्या दिया था आपने? कौन से बताशे उनके घर भेजते हैं रोजाना? आप ऐसे ऐसे ट्वीट करते हैं उनके बारे में, उनको गुस्सा नहीं है तो क्या करें? बात यह है कि तरतीब वाली बात है। आप सुप्रीम कोर्ट हैं, एपेक्स कोर्ट हैं,
आपको वेट करना चाहिए था ना कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट को फैसला आता। और देखिए, मैं उजरत वाली बात से एग्री नहीं करता। पूरी कौम का जहन चेंज कैसे हो गया कि हम आज तकनीकी बुनियादों पे आर्ग्यू कर रहे हैं। ये नहीं देख रहे मिस डिक्लेरेशन हुई है, ये नहीं देख रहे चोरी हुई है, ब्लैक मार्केट में फरोख्त हुई है, उससे रकम आई है, वो अकाउंट में जमा हुई है। हमें पूरी कौम को तकनीकी बुनियादों पर उलझा दिया। और तलत साहब, बी फेयर, मुझे ये बताएं कि सुप्रीम कोर्ट जब डाइवर्ज करता है डीपर अप्रिसिएशन ऑफ फैक्ट्स के अंदर और पूरे केस की फाउंडेशन हिला के रख देता है, तो वो क्या मैसेज है नीचे वाली कोर्ट्स के लिए? आप जा ही नहीं सकते डीपर अप्रिसिएशन। उन्होंने क्या किया? कौन से डीपर? उन्होंने नंबर 1 ये कहा कि लिमिटेशन पीरियड ऑब्जर्व नहीं हुआ था। नंबर 2 उन्होंने ये कहा कि लिस्ट ऑफ विटनेसेस एडिशनल जो दी गई थी वो नहीं उसको माना गया, उसको माना जाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि ये मैजिस्ट्रेट के थ्रू आना चाहिए था, ये मैजिस्ट्रेट के थ्रू नहीं आया। भाई, ये सारी टेक्निकल चीजें इस्लामाबाद हाईकोर्ट में डिस्कस होनी है। एंड माइंड यू, देखें, आदत पड़ी हुई है लाडले को, 6 साल फॉरेन फंडिंग चलाया है, ये 1 साल चला है। जफर इकबाल को किसने चेंज किया था? जफर इकबाल की अदालत पे हमला किसने किया था? जफर इकबाल को फर्दे जुर्म आयद करने से 4 पेशियों पे किसने रोका था? और देखिए, इमरान खान के दस्तखत मौजूद हैं 342 की स्टेटमेंट के ऊपर, जो फाइनल आपकी लाइन ऑफ डिफेंस होती है। उसके बाद आप गवाहों की लिस्ट दे रहे रऊफ हसन की। रऊफ हसन कैसे रेलिवेंट है? आपकी पार्टी का तर्जुमान, आप उसको लिस्ट दे रहे हैं। ये कानून के मुताबिक, एंड ये 2 सीनियर लॉयर दे वुड बेयर मी आउट, कि जब कानून के मुताबिक आपकी लिस्ट आती है विटनेसेस की, जज के पास ये इख्तियार है कि वो उसको डिस्रिगार्ड करे। फंडामेंटल मिस्टेक कहां पे हुई जी कोर्ट? जरा इसके ऊपर आ जाए, क्या नहीं करना चाहिए? तो मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट तारड़ साहब से गुजारिश करूंगा कि सेक्शन 342 की स्टेटमेंट हुई और क्वेश्चन नंबर 25 था, वो ये था कि क्या आप अपना डिफेंस पेश करना चाहते हैं? और उन्होंने कहा जी करना चाहता हूँ। फिर आपने उनसे कहा कि गवाहों की लिस्ट ले दें और उन्होंने फिर गवाहान की लिस्ट दी। ठीक। अब रऊफ हसन या जो भी है, मुझे नाम एतराज आप कर सकते हैं, मुझे नाम ये नहीं कह सकते गलत काम किया उन्होंने। देखिए, बात ये है कि फिर जब ये सारी एक्सरसाइज आपने कर दी, फिर आपको मेरी समझ के बीइंग स्टूडेंट ऑफ लॉ मैं ये कहूँगा कि डिफेंस एविडेंस रिकॉर्ड करनी चाहिए थी। और जो जज साहब हैं, उनको अगर इररेलेवेंट करार देना था उनको, तो वो शहादत उनकी आने देते, पढ़ते, उसके बाद अपनी जो फाइनल जजमेंट है उसमें 1 या 2 पैराग्राफ लिख देते जी कि मैं इनको इशू ये नहीं है कि जज साहबाद की उजलत के बारे में हम बहस कर सकते हैं, लेकिन इशू ये है कि उस उजलत का तदारक जो है किस कोर्ट ने करना था, जो आपने भी आज फरमाया एपेलेट कोर्ट, जो कि और एपेलेट कोर्ट जो है वो ट्रायल कोर्ट की एक्सटेंशन है। ठीक, ट्रायल कोर्ट की एक्सटेंशन है और एपेलेट कोर्ट के पास सेक्शन 423 CRPC और सेक्शन 537 CRPC के तहत इख्तियारात हैं कि वो रिमांड भी कर सकती है। अगर कोई ऐसे एरर्स हैं उनको भी ठीक करने के लिए भेज सकती है। तमाम इख्तियारात हैं। मैं ये समझता हूँ कि उनको ये इख्तियार इस्तेमाल करने देना चाहिए। अच्छा, करने देना चाहिए जी। सेनेटर साहब के पास, सेनेटर साहब जरा ये बताइएगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट क्या कर सकती थी कि इस तमाम मुद्दे को वहीं पे ख़त्म कर दिया जाता, या जिस तरह फरमा रहे हैं कि नेक्स्ट लेवल पर जाने से पहले वो तमाम प्रोसीजर जो है वो पूरे होते, क्या कर सकती थी? देखें, मैं गुजारिश ये करूँगा कि डिफेंस और इस्तिगासा को सुनने के बाद अगर कोई इरेगुलरिटी, इलीगलिटी, अगर कोई इरेगुलरिटी तो जिस तरीके से पाशा साहब ने कहा वो क्योरेबल है, लेकिन इलीगलिटी की बेसिस पे उस स्टेज से केस को रिमांड बैक कर सकती थी और उसके कोर्ट के अलावा किसी दूसरी कोर्ट को भी ट्रांसफ़र कर सकती थी कि ताकि ट्रायल को दूसरा आदमी करे। तो अमूमन इस किस्म की सूरत सिचुएशन 2 मरतबा तो रिमांड किया, 2 मरतबा किया ना जी पहले। मैं ये कह रहा हूँ तो मतलब रिमांड ही करते रहे। रिमांड देखें सर, बात ये है कि नहीं सर, मैं गुजारिश ये अमूमन होता है। हमारे पास एक किमाड़ी केस था कराची में, किमाड़ी केस के नाम से बड़ा मशहूर केस था। वो केस 21 साल चला। कितने साल? 21 चला। और सुप्रीम कोर्ट में वो केस 5 दफ़ा गया, हमेशा रिमांड बैक होके आता था, लेकिन 21 साल के बाद उस केस में कंप्रोमाइज। आपने खतरनाक मिसाल दे दी, आपने किमाड़ी केस की मिसाल दे। आप बता रहे हैं 21 साल तक ये रिमांड ही होता रहेगा इसका? It has to end somewhere. 21 के नहीं गुजारिश नहीं, मैं आपको बात नहीं, मैं तलत साहब ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं वो तो एक और ओरल एविडेंस का केस था, ये तो एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस का केस है जिसमें एडमिशन जो है रिकॉर्ड के ऊपर है और पेपर खुद बोलता है। ये तो उसकी मेरिट की मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन जो टेक्निकलिटीज़ जो हैं
वो मैंने कहा इलीगलिटीज़ जो हैं उस स्टेज से ये केस रिमांड बैक हो सकता है, दूसरी कोर्ट के अंदर ये केस जा सकता है। लेकिन अवाम, पाकिस्तान, वकला, बार वो ये कहते हैं कि अपीलेट कोर्ट को अपना काम करने दें। कोर्ट के ऊपर इस तरीके से प्रेशर अगर एग्जर्ट होगा तो कोर्ट जो कुछ भी कहेगी ऑनरेबल जजेस के ऊपर खामखा लोग जो हैं लेट मी टेक अ ब्रेक हियर। हम रिवायत की बात करेंगे कि ये रिवायत बहुत पुरानी अगर नहीं भी है तो रिवायत बड़ी गहरे अंदाज से हमने देखी है, जिसमें चीफ जस्टिस साहिबान जो हैं बुनियादी तौर पर इख्तियार तमाम यूसर्प कर लेते हैं और वो जाके कोर्ट्स की इंस्पेक्शंस करते हैं और वो फाइलें फेंकते हैं और वो फिर बताते हैं कि ऐसे फैसला करना है और बैठे बैठे ये भी कह देते हैं कि कोई मसला नहीं, 3-4 MPs को तो मैं वैसे ही फारिग कर दूंगा। ये वो मूड है जिसके तनाज़ुर में हमें सुप्रीम कोर्ट के कंडक्ट को देखना, अपना रुतबा देखें और वो मामलात देखें जिनके अंदर आप उलझे हुए हैं। अमूमन हिदायत यही दी जाती है और तहजीब भी यही है और रवायत भी यही है, जब सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान बैठते हैं तो वो सबसे आला ओहदों पर फाइज होते हैं, नीचे वाले निज़ाम को वो सुपरवाइज़ करते हैं और बहुत एहतियात से काम लेते हैं कि कौन सा केस उन्होंने टेकअप करना है, क्योंकि अगर वो केस टेकअप करने लग जाए तो नीचे वाला निज़ाम जो है मुकम्मल तौर पर मफलूज हो जाता है। लेट्स आप यू वांट टू से समथिंग ऑन दिस, ये जो रवैया है कि बस मैंने ही करना है सब कुछ, मतलब नीचे वाला काम भी मैंने करना है, दाएं वाला भी बाएं वाला भी, हर तरफ वाला काम मैंने ही करना है। मुद्दत कम रह गई है ना इस वजह से। लेकिन जो सेंटर शहादत साहब बात कर रहे थे कि माड़ी केस का हवाला देके, आपने बिल्कुल राइटली पॉइंट आउट किया कि बड़ा खतरनाक हवाला दे दिया है। तो मेरा ख्याल है कि 22 साल सियासी जिद्दोजहद में 21 साल का रिमांड अगर दे दी भी जाए तो कोई मसला लेकिन अब तो रह नहीं गया ना वो, उसमें कोई मसला नहीं। 2-3 चीजें, एक तो हसन रजा पाशा साहब ने बिल्कुल दुरुस्त किया कि ट्रायल कोर्ट के हवाले से जो सुकम है, जो कानूनी लकूनाज हैं, उनको पॉइंट आउट किया, बिल्कुल होंगे। लेकिन हमें यह भी देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट अगर ट्रायल कोर्ट के फैसले में इंटरफेयर कर रही है, या जुरिस्डिक्शन है भी, आपके पास 3 सीनियर लॉयर्स मौजूद है, लेकिन जितना मैंने मुख्तलिफ लोगों से गुफ्तगू करके, कानूनी माहिरीन से जो मुझे अंडरस्टैंडिंग हुई है कि जो असल अपील थी चेयरमैन PTI की, वो पुरानी थी जब उनको सजा भी नहीं हुई थी। वो ट्रायल कोर्ट के फैसले के बारे में नहीं थी, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बारे में थी, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दिया था कि फैसला IHC को ही करना चाहिए, ट्रायल कोर्ट में नहीं भेजना चाहिए। तो जब अपील ट्रायल कोर्ट के फैसले के मुतालिक है ही नहीं, तो ट्रायल कोर्ट के फैसले पे एतराजात कहां से स्टार्ट हो गए सुप्रीम कोर्ट के अंदर। ये भी एक रवैया है, जो मामलात नहीं होते उन मामलात को बुनियाद बना के, ये आपके सवाल का ही जवाब है कि जी ये काम भी मैंने करना है, ये काम भी मैंने करना है, ट्रायल कोर्ट को भी मैंने मैनेज करना है, ट्रांसफर का केस होता है और इलेक्शन के केस में कन्वर्ट हो जाता है। दिस ओनली हैपेंस इन पाकिस्तान। यही तो, ये वो रवैया है जिसने ना सिर्फ आला अदलिया के कंडक्ट को, अवाम के अंदर उनका एतमाद उठता चला जा रहा है। और अभी सेंटर शहादत कह रहे थे 50-55 हज़ार केसेस पेंडिंग है, वो कहां गए? अब 8-9 महीने ये केस चला है जिसमें 40 पेशियां हुई हैं, 33-34 में चेयरमैन PTI नहीं तशरीफ लाए, अपने वकील के जरिए हासिल हुए हैं। तो ये कंडक्ट फिर अंडर क्वेश्चन जरूर आएगा। तो ये बुनियादी सवाल है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के पास ये इख्तियार मौजूद है कि जो अपील थी ही नहीं, उस अपील को डाइवर्ट करते हुए तशरीह के लिए देखें। अब अगर मैं अच्छा, एक और चीज भी प्लीज हाईलाइट होनी चाहिए, जो आज जस्टिस आमिर फारूक साहब ने कहा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कि मैं तो सैंडविच बन गया हूँ सिंगल बेंच में और सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच। इसका मुमासलत जो है ये हादसाती है, इसमें हमने कुछ सोच समझ के ये हाई कोर्ट पे प्रेशर आ रहा है। और कल अगर हाइपोथेटिकली स्पीकिंग कोई ऐसा फैसला आ जाता है जहां सजा मुअत्तल हो जाती है, तो सवाल डेफिनेटली रेज होगा कि क्या ये सुप्रीम कोर्ट के अंडर प्रेशर दिया गया है। साहब, इफ आई कुड आस्क यू डायरेक्टली ऑन दिस कि आपका स्टेक इसके अंदर क्या है? आप क्यों कोर्ट के ऊपर एतराज कर रहे हैं? ना ये सजा आपसे मुतल्लक है, हम समझते हैं सियासी मामला, चले ये तो बार को रिप्रेजेंट करते हैं, आईनी मामलात को रिप्रेजेंट करते हैं, आप क्यों, आपकी पार्टी क्यों तिल मिलाती है? क्योंकि ये केस हमने इनिशिएट किया था। आपको याद होगा कि हमारे कुछ लेजिस्लेटर्स ने स्पीकर को रेफरेंस मूव किया, रेफरेंस इलेक्शन कमीशन ने हो गई ना, नहीं बट आपको तो नफ्स से मुतमइन्ना होना चाहिए, इस वक्त कोई सजा हो गई। हमारा प्रॉब्लम ये है कि उस रेफरेंस की बुनियाद पे ये कंप्लेंट फाइल हुई और पनामा नहीं था, इकामे पे निकाला गया। सुप्रीम कोर्ट के मॉनिटरिंग जजेस बैठे सजा दिलवाने के लिए, यहां पे आउट ऑफ द वे जाके, आउट ऑफ टर्न बैठ के सजा से बचाने की कोशिश की जा रही है और उसको जेल से निकालने की कोशिश की जा रही है, जो कि आपका अभी राइट नहीं है, आपकी वो अथॉरिटी नहीं है जिसको आप एक्सरसाइज करना चाह रहे हैं। तो देखिए, घड़ियां बेच दी रियासत मदीना का नाम लेके, मुस्लिम उम्मा का लीडर बन के 2 झंडे लगा के, ये कोई डिलूजनल किस्म की सजा हो गई ना, जेल में है, मतलब और क्या चाहिए? नहीं, पॉइंट ये है, बात अब आप चाहते हैं कि निकले ना? हम चाहते नहीं, हम चाहते हैं रूल ऑफ लॉ हो, रूल ऑफ मदर इन लॉ मत हो। देखिए ना, आपने रूल ऑफ लॉ किस तरह करना है मेंटेन, वो इस तरह करना है कि एपेलेट कोर्ट में जहां पे अपील इज एन एक्सटेंशन ऑफ ट्रायल,
वो उस ट्रायल को मुकम्मल करें। कोई पाकिस्तानी शहरी जिसकी पिटिशन को शाम नंबर लगता है और सुबह हियरिंग के लिए फिक्स होती है बता दे, और कोई पाकिस्तानी शहरी जो ट्रायल के दौरान 11 दफा इस्लामाबाद हाईकोर्ट जाए, 11 दफा, उसकी 11 पिटिशन एंटरटेन हो। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में 2 महीने ख्वाजा हारिस ने सिर्फ जुरिस्डिक्शन पे और मेंटेनेबिलिटी पे बहस की। एक तो ये तकनीकी बुनियादों है और एक ख्वाजा हारिस हैं, आप यू कैन ओनली इमेजिन की लिटिल कॉम्बिनेशन है ये तो। ख्वाजा हारिस साहब के बारे में तो आप भी बहुत जानते हैं, उन्होंने आपको बहुत रिप्रेजेंट किया। रिजल्ट भी यही निकला। जब चीफ जस्टिस के बारे में ये बातें हो रही हों तो तमाम तर हिदायत के, दरख्वास्तों के, मोदबाना गुजारिशात के रेमेडी तो फिर उन्हीं के पास है, इसके अलावा तो किसी के पास नहीं है। अगर उन्होंने नहीं मानना तो फिर उन्होंने नहीं मानना, वो बेंच की बात उन्होंने नहीं मानी बेंच की, तो फिर आपकी बात में नहीं मानेंगे तो फिर हम सब्र करें, क्या करें? देखिए बात ये है कि कुछ चीज़ें तारीख का हिस्सा बनने के लिए होती हैं और उस हवाले से हमने अपना किरदार अदा करना है। देखिए वी आर नॉट PMLN, वी आर नॉट PTI, वी आर नॉट पीपल्स पार्टी। आप बार को अगर हम ये बात करते हैं, कल से इतने फ़ोन आए, सुबह मैं आज बार में गया तो मुझे कुछ वकला मिले कि उन्होंने मुझसे पूछा कि आप ये क्या हो रहा है, ये किस तरह, ये इंटरफेरेंस नहीं लग रही आपको, आप इस पर कुछ करें। एब्रप्टली मुझे ख्याल आया और हमने ये आज प्रेस ब्रीफिंग की और हम ये समझते हैं कि ये एक ऐसी समझे कि क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस तब्दील होने जा रही थी कि मामला उधर पेंडिंग है और जजमेंट पे इधर जब, लेकिन तमाम चीज़ें हाईलाइट करने के बावजूद कता कलामी होती है। जो रेमेडी जिसकी आपको तलाश है, तस्हीह जिसकी तलाश है आपको, वो तो चीफ जस्टिस के हाथ में है। जी उन्हीं के हाथ में है और हम नहीं करने के और हमने उन्हीं को अपील की है। ये चीफ जस्टिस तब कहाँ थे? मैंने अपनी आंखों से देखा, शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब की वालदा वफात पा गई। शहबाज शरीफ साहब जेल थे, जेल से लाया गया कोर्ट में, जज साहब ने कहा मैंने जिरा करनी है, उन्होंने कहा जी मेरी वालदा की मैयत ने आना है, उन्होंने कहा मैयत आती रहेगी, आई वॉन्ट यू टू कंप्लीट योर क्रॉस एग्जामिनेशन, आप करेंगे तो आप जाएंगे। अब देखें ना, एक बंदे की वालदा की किधर थे बंदयाल साहब? तब ख्याल नहीं आया कि किसी की वालदा की डेथ हुई हुई है और आज ख्याल आ रहा है कि जेल में क्या हालात हैं। ये डबल स्टैंडर्ड ऑफ जस्टिस नहीं चलेंगे इस मुल्क में, मैं आपको बड़ा क्लियरली बताऊं। एक और मैं बात बताऊं, गलत को गलत कहना चाहिए चाहे जिस वक्त भी हुआ हो। कैप्टन सफदर को 1 साल 2 महीने सजा हुई थी, मेरा ख्याल है जी, ये मेरा ख्याल है, क्यों जी 2 महीने के बाद उनकी सज़ा सस्पेंड हुई, शॉर्ट सेंटेंस। वो गलत हुआ, मैं समझता हूँ कि वो पहले दिन ही हो जानी चाहिए थी। और इवन मैजिस्ट्रेट कोई सज़ा देते हैं तो सेशन कोर्ट दूसरे फरीक को नोटिस दिए बगैर सस्पेंड कर देती है 3 साल वाली सज़ा। अब इधर भी मैं कह रहा हूँ कि 3 साल सज़ा है, इट्स शॉर्ट सेंटेंस, इसको नोटिस दे दिया गया, अच्छी बात है, सुना भी गया। मेरा ख्याल है कि शॉर्ट सेंटेंस को हम ये समझते हैं कि ये इसको फौरी तौर पे कर देना चाहिए। ज़रा सेंट्रल साहब के पास चलते हैं, रेमेडी किसके पास है जी इस गंभीर सूरत हाल को दुरुस्त करने? पहली बात तो पाशा साहब जो है मेरे बार के मतलब ओहदेदार हैं, मेरे अफसर हैं। पहली बात तो ये है कि सज़ा अगर 1 साल की होती है तो ऑटोमेटिकली सस्पेंड होती है। ये 1 साल से ज़्यादा 3 साल वाली होती है, यकीनी तौर पे इसको शॉर्ट सेंटेंस समझा जाता है, लेकिन ऑटोमेटिक वाला सिस्टम जो है वो सिर्फ 1 साल तक के लिए। ये सेक्शन 426 जो है CRPC की, इसके ऊपर ये कहती है। पहली बात तो ये सर, बात ये है कि मैं बताऊं कि जहाँ तक हम ये कह रहे हैं अदालतों ने, तो ये आपको पता है कि जिस वक्त जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस जो है शहद की तलाश में हस्पताल पहुँच गया, तो उस वक्त भी हमें इतनी ह्यू एंड क्राई जो है वो करनी चाहिए थी। जिस वक्त जेलों में जाके विज़िट करके लोगों को छोड़ा जाता था, तो उस वक्त भी जो है हमें इतनी ह्यू एंड क्राई जो है यकीनी तौर पर करनी चाहिए। कल भी गलत था, आज भी गलत है, बिल्कुल। ये बजा तौर पे हम कहते हैं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को अपनी जुरिस्डिक्शन के अंदर रहना चाहिए था। जो लिस्ट था उसको इन्फ्लेक्चुअस करना चाहिए था, अपीलेट कोर्ट के फुट में नहीं जाना चाहिए था, अपीलेट कोर्ट को अपना काम करने देना चाहिए था। जब उनके पास टर्म आती तो उस वक्त वो सब कुछ कर लेते। मैं कहता हूँ कि मेरे मुल्क की जो अदालत उज़्मा है उसके मुतल्लिक़ शक्को शुबूहात पैदा कर जो हुए हैं, इसको जो मौरख जो है वो अच्छे अल्फाज से जो है उसको नहीं लिखेगा। मौरख तो खैर बात की बात है, जो डेली लिखने कमेंट करने वाले हैं वो भी अच्छे अंदाज से लिख रहे हैं। लेकिन
एग्जैक्टली वो मैं कह रहा हूँ ना कि ये आपका जो चौथा सतून है, अच्छी बात है कि आप इसके ऊपर बात कर रहे हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि शायद 2-3 दिन के बाद, और आप लोगों का इतना इसका जिस तरीके से पोस्टमार्टम किया है, अब कोर्ट्स भी ये सोचने समझने लगी हैं, क्योंकि मुझे जब जिस तरीके से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं जिस तरीके से कमेंट कर रहे थे, तो मैं ये समझ रहा था कि क्या इनको R&P जो है रिकॉर्डेड प्रोसीडिंग्स की कॉपी पेपर बुक मिल चुकी है, ये पढ़ के आए, या इनको पहले किसी ने ब्रीफिंग दे दी है जो इनको सब कुछ पता है कि ये स्टेटमेंट नहीं हुआ, ये लिस्ट नहीं हुई, यहाँ पे टाइम नहीं हुआ। तो वो बात जो है ऑनरेबल जजेस तो अखबारात भी नहीं पढ़ते हैं, तो इतनी इंफॉर्मेशन ऑनरेबल जजेस को होना। देखें अब बसात एहतराम हमें बहुत सारी बातें करें, एक तो हमने आप ब्रेक में मैं जा रहा हूँ, बस ये जुमला कहता चला जाऊँ कि ये जो अब हम कहते हैं शकूक व शुबहात पैदा होते हैं, शकूक व शुबहात नहीं है। जो बायस से मुतल्लिक डिस्कशन है वो टेबल के ऊपर हो रही है, उसके ऊपर ट्वीट्स मौजूद है, रिकॉर्ड का हिस्सा है। और दूसरी बात, ब्रेक में जाने से पहले ये भी आपको बता दें कि मामला इतना सादा नहीं है कि जजेस का कंडक्ट क्या है, इसके साथ तमाम की तमाम सियासत का रुख जुड़ा हुआ है। अगले हिस्से में बात करेंगे कि उसको आप कैसे टैकल करेंगे। जी गरीदा, ज़रा इस पर बात करें कि अब एक तो शकूक व शुबहात की बात तो होगी है ख़त्म, अब तो जज साहबान के बाइसिस से मुतल्लिक जो है ना इतने बड़े डॉक्यूमेंटेड प्रूफ्स मौजूद हैं जिनके अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर बात हो रही है। अब तो कुछ रह ही नहीं गया ना, अब तो बाहर के लोग बात करें ना करें। पाकिस्तान की वो इस तमाम मुद्दे से किस तरह मुतासिर हो रही है आपके ख्याल में, या उस पर कोई असर नहीं पड़ रहा? बिल्कुल असर पड़ रहा है। आप देखें इस वक्त मुआशरे के अंदर जितनी तकसीम पैदा हो चुकी है, कौन जिम्मेदार है इसका? ज़ाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सबरा इमरान खान इसके जिम्मेदार है। हर कोई इदारा नहीं छोड़ा, पूरा मुआशरा नहीं छोड़ा। आप घरों के अंदर जाके देख लें, बात कर लें, घरों में झगड़े होते हैं, शादी की तकरीबों में बुलाना बंद हो चुका है, लोग डिनर्स पे नहीं बैठ सकते। हालांकि अभी कुछ 4-5 साल पहले हमें याद है कि हम सहाफ़ी, हमारा काम है सबके साथ मिलना, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो कल्चर स्टार्ट किया कि जी आप पर तनकीद करने वाला सहाफ़ी आप उससे मुलाकात नहीं कर सकते, आप मुलाकात करेंगे तो साहब बहादुर को बुरा लगेगा। कोर्ट्स हैव टू फ्लोट अबव ऑल ऑफ दिस, लेकिन अब तो वो नहीं कर पा रही ना, वो शिज़म रही, अब तो इतनी शिज़म बढ़ गई है, मैं इसको कहती हूँ सुप्रीम शिज़म में कन्वर्ट हो गया सारे का सारा। और मेरा ख्याल है जो आप बार बार सवाल कर रहे थे ना कि रेमेडी क्या, कोई रेमेडी नहीं है इसकी। सो मच सो कि अभी मेरा ख्याल है कि वो पंजाब और KP के इलेक्शन का केस था, जहां पर चीफ जस्टिस मोअज़्ज़िज़ ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने फरमाया कि हमें फ़र्क नहीं पड़ता अवाम क्या कहती है, हमें फ़र्क नहीं पड़ता सोशल मीडिया क्या कहता है, हम अपना काम करते रहेंगे। यानी कि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर कुछ चीज़ गलत हो रही है, उनके इदारे के अंदर, उनके बेंच के अंदर फूट पड़ रही है या सुप्रीम कोर्ट के अंदर फूट पड़ रही, उन्हें नहीं फ़र्क पड़ता। सो कम से कम मुझे आई डोंट सी एनी लाइट एट द एंड ऑफ दिस टनल। आपको नजर आ रहा है कि सियासत बुरे तरीके से मुतासर हुई, या ये एक ऐसा झगड़ा है जब खत्म हो जाएगा हम कहेंगे इतना वक्त ज़ाया किया यार, रिटायर हो गए? हम बड़े वार्म रेजिलिएंट लोग हैं, एक दूसरे की खुशी गमी में शरीक होना जानते हैं। मैं देहात से मेरा ताल्लुक है, आपका बदतरीन सियासी मुखालफ होगा, आप उसके खिलाफ नारे भी लगाएंगे, उसके खिलाफ तकारीर भी करेंगे, उसका गम होगा तो सबसे पहले टेंट के नीचे आप जाके बैठे होंगे। ये हमारा कल्चर था, इसको तबाह कर दिया, फैमिलीज को डिवाइड किया, लोग जनाजों का हया नहीं करते, वहां पे शुरू हो जाते हैं सियासी गुफ्तगू करना, एक दूसरे को बुरा भला कहना। तो ये जो एक डैमेज कॉज हुआ है, पोलराइजेशन, नफरत, हेटरेट, कल्ट फॉलोइंग, इसको बहुत टाइम लगेगा। हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया था मारे खाने के बाद, इसको बाइंड करने वाली जो है ना, जिस जख्म को बंद करने वाली तो अदालत है, कानून है, अदालत तो पार्टी है ना अब तो, क्योंकि तो आप ये फरमा रहे हैं कि तो इसका मतलब है कि ये डिवीजन जो है अब अनब्रिजेबल। अदालत ने जलती पे तेल का काम दिया है, बजाय इसके एक पोलराइजेशन को खत्म करते वो एक फरीक के साथ जाके खड़े हो गए और उन्होंने कहा है कि जो हमारा करना है कर लो, हम इसके साथ खड़े हैं। अदालत खड़ी हुई, आपके ख्याल में जज खड़े हुए हैं चंद? जज खड़े हुए चंद, मतलब देखिए ना, अब ये एक और बेंच इस मामले को सुन रहा था पिछले 2 हियरिंग्स पे, जिन्होंने रिमांड बैक किया। सेनेटर साहब को एक इंटरजेक्ट करना चाह रहे हैं। जी सेनेटर साहब, गो अहेड। सब मैं ये कह रहा था, पाशा साहब की मौजूदगी से मैं फ़ायदा उठाते हुए एक बात आपको कहूँगा, इनसे पूछें कि जो 4 अप्रैल का फ़ैसला था KP और पंजाब के इलेक्शन का, उसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट ने उसको रिज़र्व किया, कंप्लायंस आई, इलेक्शन कमीशन ने रिव्यू फाइल किया, चूँकि अगले दिन ऑनरेबल CJP साहब कह रहे थे कि अगर नैब का मैं फ़ैसला नहीं करके जाऊँगा तो मुझे शर्मिंदगी होगी। तो पाशा साहब से मैं ये पूछूंगा कि क्या वो जो 4 अप्रैल का फ़ैसला था उसके मुतल्लिक भी कोई ना कोई उसको भी कंक्लूड किया गया है, या वो पेंडिंग है, वो आने वाले के लिए छोड़ के जाएंगे, या सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी? पाशा साहब वो सिलेक्टिव रिकॉल होती है जी, सिलेक्टिव रिकॉल होता है, सिलेक्टिव रिकॉल होते, सिलेक्टिव शर्मिंदगी भी होती है। नहीं, मैं पाशा साहब से पूछना चाह रहा था। मैं आपका सवाल पहुंचाते बीच में अपना जुमला ऐड कर रहा हूं। पाशा साहब से पूछ लीजिए, शाहादत साहब पूछ लो। शाहादत अवान साहब, जिन सवालों के जवाब
पता होते हैं वो नहीं पूछे जाते, और यू आर वेल अवेयर ऑफ ईच एंड एवरीथिंग। और आप हमारे बड़े भाई हैं और आप इक़्तिदार के कॉरिडोर में बहुत अरसा रहे हैं। अभी हाल ही में आप फारग हुए मिनिस्ट्री से, लेकिन अभी भी सेनेटर हैं। देखिए बात ये है कि आप इस्लामाबाद में, मैं कराची में इसलिए पूछा है, बात ये है कि 14 मई वाला फैसला तारीख का हिस्सा बन गया और ये ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने फरमा दी है। जब चीज़ें तारीख का हिस्सा बन जाती हैं तो उनको फिर मिट्टी झाड़ के उनको रखा जाता है, उनको संभाला जाता है कि कहीं तारीख मस्क ना हो जाए। तो वो भी मेरा ख्याल है कि इसी तरह फैसला हो चुका है। लेकिन अब देखना ये है एक चीज़, जो सब आप दोनों ज़ोमा बैठे हैं, एक पीपल्स पार्टी के हैं और एक मुस्लिम लीग नून के हैं, ये आप लोगों के लिए लम्हा फ़िक्री है। आज से 2 या 3 हफ्ते पहले आपकी जो नज़र आ रहा था आप सबके दोस्तों का कि आप मई में या अप्रैल में इलेक्शन चाहते हैं, या कई ऐसी कुव्वतें थी जो उससे भी आगे जा रही थी। सबसे पहली आवाज़ पीपल्स पार्टी से आई कि नहीं 90 दिन के अंदर अंदर। दूसरी आवाज़ JUI से आई, उन्होंने कहा जी नहीं 90 दिन के अंदर अंदर। तीसरी आवाज़ मुस्लिम लीग नून के कुछ ज़मा ये कह रहे हैं कि नहीं 90 दिन के अंदर अंदर। और मुझे पता है, मैं ये फोर्सी कर रहा हूँ बीइंग स्टूडेंट ऑफ लॉ और स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स, कि आप शायद ये महसूस कर रहे हैं कि सियासतदानों के हाथों से गेम जा रही है। संजीदगी से गौर करें ये इस बात पे संजीदगी से गौर करें। हम बहरहाल आइन के साथ हैं और कानून के साथ हैं, और हम चाहेंगे कि आइन और कानून के मुताबिक फैसले हों। ये तो जो आखिरी आपने प्रेस रिलीज से जुमले पढ़े हैं ना, ये तो मुझे रटे गए। जरा कौम के मसीह तर मफाद की खातिर ये भी हमें रट गया ये जुमला भी रट गया। जरा तारड़ साहब से 1 मिनट, और फिर सेनेटर साहब आपके पास रद्द-ए-अमल के तौर पे यू थिंक इट्स, ये कह रहे हैं कि आपके हाथ से गेम निकल जाएगी, लड़ाई शायद ये सोच आ रही है। मैं ये समझता हूँ कि इलेक्शन अगर 90 दिन में ना भी हुए, जनवरी फरवरी में इलेक्शंस का इनेकाद हर हाल में हो जाएगा। हल्का बदियां होनी हैं। पंजाब में नए डिस्ट्रिक्ट हमने तो नहीं बनाए ना, तलागंग का जिला बना है, तौसा का जिला बना है, वजीराबाद का जिला बना है। अगर सूबाई एलोकेशन चेंज नहीं होनी, इंटर डिस्ट्रिक्ट सीट्स की तो एलोकेशन चेंज होनी है, वो हर हाल में होनी है। गेम आपके हाथ में है कि नहीं है? मेरा ख्याल है गेम सियासतदानों के हमेशा हाथ में होती है। उनके दरवाजे, उनकी खिड़कियां खुले होते हैं, कभी बंद नहीं होते। अगर कोई बंद करता है तो वो सियासतदान, लेकिन रूल्स कोई और लिखता है। सेनेटर साहब, यू हैव द फाइनल वर्ड, गो अहेड। लेकिन देखें, मैं बिल्कुल एग्जैक्टली मेरा कहना ये है, देखें पाशा साहब ने बड़ी ज़बरदस्त बात की है कि ये आइन के साथ खड़े हैं और आइन ये कहता है 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए। इनको चकवाल जाने की जल्दी है, लेकिन मैं समझता हूँ चकवाल से पाशा साहब वापस आएंगे तो यकीनी तौर पे जो है पाकिस्तान बार कौंसिल अपना रोल प्ले करेगी और ये कहेगी कि 90 दिन में इलेक्शन हो। यही वजह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है हमेशा वही बात करती है जो आइन में होती है। तो इलेक्शन को 90 डेज में होना चाहिए। ठीक है, डिलिमिटेशन के प्रॉब्लम हैं, मसले हैं, लेकिन जब आपने सेंसस को नोटिफाई किया था तो तब आपको पता नहीं था कि आगे क्या होने वाला है? देखें गुजारिश सुन लें सर, बात ये सेंसस को ऐसा नहीं है कि उसको डॉर्मेंट में डाल देते। सेंसस को इलेक्शन हो या ना हो, सेंसस को तो चलना है। But you knew the consequences के आईनी consequences क्या होंगे। But anyways, I have to close the debate here. नहीं देखें, नहीं सर देखें, आईनी ने सब। थैंक यू सर। थैंक यू सो वेरी मच ऑल 4 ऑफ यू। तो बुनियादी बात ये है कि ये रेपुटेशंस का इशू नहीं है, ये आइन और कानून का इशू है। अगर आप आइन और कानून को अपनी रेपुटेशंस के साथ जोड़ेंगे और रेपुटेशंस आपकी गिरती चली जाएंगी तो फिर आइन और कानून का भी कोई वाली वारिस नहीं रहेगा। पार्टीज़ ना बने, इंसाफ करें और इंसाफ होते हुए दिखना भी चाहिए।